नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अमेरिका से अब तक आपने जो कल्पना नहीं की होगी वो खबर आ रही है। सिर्फ ये नहीं कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, अमेरिकन क्या कर रहे हैं। दुनिया में अब उनकी निगाह किसकी तरफ है, किससे वो आस लगाए बैठे हैं। जाहिर है, चाइना और रसिया से तो बिल्कुल नहीं। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड कितनी दूर तक उनका साथ देंगे कहना मुश्किल है। एक देश के प्रति उनका प्रेम उभर रहा है, लेकिन थोड़ा अभी दबा हुआ है। मुखर हो रहा है, धीरे धीरे मुखर हो रहा है। टेलीविजन चैनल्स पे लोग आकर के बोलना शुरू कर दिए हैं और इसकी अपेक्षा कम से कम भारत के लोगों को नहीं थी कि इस तरह की अपेक्षा अमेरिकन करेंगे, और वो भी मोदी से, वो भी भारत से। इस पर मैं आता हूं। पहले यह बात बताता हूं कि ट्रंप का जो स्टॉक है, उनके लिहाज से, उनके जो समर्थक है, उनकी निगाह में तो ट्रंप का स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट क्या कह रहे हैं, अमेरिकन लॉयर्स जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति को लेकर के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में, कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या इतनी सारी शक्तियां हैं कि वो पागलपना के लेवल पर पहुंच जाएं, पागलपन करने लगे। और एक उनके सेनेटर हैं जो उनके डफली बजाने वाले हैं, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया है जो एक आध दो दिन में साइन हो जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से निकलते हुए वो साइन हो जाएगा। डेल अब्राहम नाम है उनका। और ये जो बिल बना है वो है कि जो जो देश रसिया से तेल खरीदेगा उसके खिलाफ 500% का टैरिफ लगा देगा अमेरिका। अभी जो लगातार टैरिफ वॉर माननीय ट्रंप साहब कर रहे थे, उसी को लेकर के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इनके पावर को चैलेंज किया गया है कि ये जो इरेटिक बिहेवियर है इनका, इस बिहेवियर ये बिहेवियर अमेरिका को डुबा देगा। और जिस तरह से वो अपने तमाम दुनिया के देशों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो उनके व्यापारिक पार्टनर हैं, उनसे व्यापारिक रिश्ता है और मजबूत रिश्ता है, उनके खिलाफ जो ये एक प्रकार से युद्ध छिड़े हुए हैं, टैरिफ वॉर छिड़े हुए हैं, इससे अमेरिका का नुकसान होगा। और बड़े बड़े टेक जायंट्स अब परेशान होने लगे हैं। तो ऑलरेडी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के पावर को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, वो बहस चल रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और पागलपन वाला काम कर दिया है। एक तो ये बिल ड्राफ्ट कर रहा है कि जो रसिया से तेल खरीदेगा उसके खिलाफ 500% का टैरिफ लगा देंगे, और सीधे सीधे वो भारत को धमकी दे रहा है। सीधी धमकी है भारत को मोटे तौर पर, क्योंकि बाकी को तो वो एक प्रकार से दबा दिया है, जो भी वो कहता है वो कर लेता है। भारत ही है जो उनको थोड़ा बहुत चुनौती देता है, दबी जुबान में, या चुप रहता है या उनकी बात को इग्नोर करता है। तो भारत के खिलाफ समझिए कि उन्होंने बिगुल फूंक दिया और कहा कि हम 500% का टैरिफ लगाएंगे, जबकि भारत ने रसिया से ऑलमोस्ट तेल खरीदना बंद ही कर दिया है। जनवरी में तो वो बिल्कुल नहीं खरीद रहा है। भारत की जो एक प्राइवेट कंपनी है जो अब तक खरीद रही थी, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन भी कर दिया कि मैं जनवरी में मैं रसिया से कोई तेल खरीदने नहीं जा रहा हूं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ये मानने को तैयार नहीं है, और उनमें एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पनप गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के बड़े साइकियाट्रिस्ट कहां कह रहे हैं आकर के, पब्लिक फोरम पे कह रहे हैं। कौन सा पब्लिक फोरम है? वन ऑफ द बेस्ट जो टॉप पब्लिक फोरम है, टाइम रेडियो। टाइम रेडियो के फोरम पे आकर के अमेरिकी साइकियाट्रिस्ट जो प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उनको सीवियर डिमेंशिया भी हो गया है, इसलिए वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस चला रहे हैं। व्हाइट हाउस तो एक ज्यूइश नाजी जो नार्सिसिस्ट है, 40 साल का मिलर, वो चला रहा है।
और ये जो जूइस नार्सिसिस्ट है, 40 इयर्स का है, स्टीफन मिलर, वो चला रहे हैं। और स्टीफन मिलर एक हार्डकोर राइट विंगर माने जाते हैं। ये इनका भाषण में लिखते थे स्टीफन मिलर। तो स्टीफन मिलर को लेकर के वो साइकियाट्रिस्ट कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चला रहे हैं व्हाइट हाउस को, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चला रहे हैं सरकार को, रादर व्हाइट हाउस को जो कुछ भी एडवाइस करा, वैसे भी ये पॉलिटिकल एडवाइजर हैं स्टीफन मिलर, तो स्टीफन मिलर ही चला रहा है। और ये जितनी पागलपना वाला बयान है वो आ रहा है, पागलपना वाला बयान तो अब और उनका आ गया। उन्होंने कहा कि हम क्यूबा पर भी हमला करेंगे, कोलंबिया पर भी हमला करेंगे, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बारे में तो अजीब बात कह दी उन्होंने। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बारे में कह दिया कि ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 है, मात्र 57,000। अब जो ये 57,000 या 57 लाख है, मेरे ख्याल से 57,000 ही है, तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर नागरिक को $10,000 से लेकर के $1,00,000 दे दिया जाए और कहा कि आप अमेरिका के पक्ष में खड़े हो जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दे रहा हूं ना, तुम्हें डॉलर चाहिए, मैं दे रहा हूं। $10,000 से $1,00,000 तक देने का है। और उस पर बहस हो रही है कि $5 बिलियन खर्चा होगा, कि कितना मिलियन डॉलर होगा, कि बिलियन डॉलर होगा। इसका कैलकुलेशन चल रहा है कि 10,000 दिया जाए, 12,000 दिया जाए, या 20,000 दिया जाए, या $1,00,000 दिया जाए। इसका कैलकुलेशन व्हाइट हाउस कर रहा है कि प्रलोभन पहले दे दो। मतलब अब तक तो वो लैंड कब्जा करने का प्लान कर रहा था, अब कह रहा है कि हम लोगों को ही खरीद लेंगे, जितनी आबादी है सबकी कीमत लगा देंगे और उनको कहेंगे कि साहब आपको डेनमार्क से हटना है, क्योंकि ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस कंट्री हो गया है विद इन द डेनमार्क। लेकिन जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, रक्षा, इस सब का जिम्मेदारी डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड के अभी जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के हिसाब से ग्रीनलैंड आजादी तो डेनमार्क से चाहता है, लेकिन अमेरिका में मिलना नहीं चाहता है। वो एक स्वतंत्र ऑटोनोमस एक कंट्री, छोटा ही सही, लेकिन ऑटोनॉमी के साथ जीना चाहता है, भले ही वो डेनमार्क से अलग हो जाए। और इसी का फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठाना चाह रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि वहां लोग बगावत कर रहे हैं डेनमार्क के खिलाफ, तो हम उनको और हवा दे दें, बल्कि और प्रलोभन दे दें कि ये लो डॉलर और आ जाओ। एक एक आदमी की कॉस्टिंग की जा रही है कि कितने में वो बिक सकता है। हद हो गई। आज तक ऐसा ऑफर किसी ने नहीं दिया था जो डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है। डेल अब्राहम करवा रहे हैं या स्टीफन मिलर करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सीधा डॉलर देंगे और ग्रीनलैंड के लोगों को खरीद लेंगे, वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। ऐसा ऑफर आज तक किसी ने नहीं दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप देने के लिए तैयार हो गए हैं। कोलंबिया पर, क्यूबा पर, मैक्सिको पर हमले की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैक्सिकन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा ड्रग का धंधा कर रहा है, और ये जहां कहीं भी जाता है वहां ड्रग, कोकेन, इस सब का ये पूरा नैरेटिव तैयार करता है। ये जो जेडी वेंस हैं उपराष्ट्रपति, ये कैमरे पर आकर के कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारे लिए खतरा हो सकता है। क्यों साहब? क्योंकि रसिया और चाइना का युद्ध पोर्ट जो है, वेसल्स जो है, वहां हमेशा आ सकता है और वो अपना अड्डा बना सकता है। कल का एक और डेवलपमेंट है, दोनों खबरें आ रही है। एक खबर ये आ रही है कि रशियन फ्लैग वाला एक टैंकर था, जिसको ऑयल टैंकर कहा जाता है, उसमें कहा जा रहा है कि जो 26 क्रू मेंबर्स हैं उसमें 3 भारतीय भी हैं। उसको अमेरिकन आर्मी ने कब्जा कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ऑयल टैंकर को, जो रशियन टैंकर है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इधर एक और खबर है कि एक आर्कटिक वेसल वो होता है जो कि आइस जहां पे है, जिस समुद्री इलाके में जहां आइस है, आइस के बर्फ हैं, उसको चीरते हुए वो वेसल्स निकल सकता है। उसको आर्कटिक जनरली आर्कटिक वेसल्स कहते हैं, क्योंकि आर्कटिक का जो इलाका है उसमें पूरा ये जो स्नो देख रहे हैं, ये जो बर्फ की चादर है, उस पर से भी निकल सकता है वो शिप। तो वो जो आर्कटिक वेसल है, उसको कह रहा है कि लगभग $3 बिलियन का उसमें कुछ माल लदा हुआ था, तेल था या अन्य चीजें थी, उसको रसिया ने कब्जा कर लिया है। अब ये दोनों खबरें आ रही हैं।
लेकिन अधिकतर खबर वही ट्रेंड कर रहा है कि रशियन ऑयल टैंकर को अमेरिका ने कल सीज कर लिया, जिसमें 3 भारतीय भी हैं क्रू मेंबर्स में रशियन ऑयल टैंकर पे। और एक खबर यह आ रही है कि रसिया ने तकरीबन $3 बिलियन का आर्कटिक वेसल्स, जो अमेरिका का अमेरिकन आर्कटिक वेसल्स है, उसको रसिया ने सीज कर लिया। अब सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है। इंफॉर्मेशन का वॉर चल रहा है और कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन है। जो अमेरिकी मीडिया है, जो अमेरिकी भोपू मीडिया है, वो ये बता रही है कि रसिया के ऑयल टैंकर को अमेरिका ने सीज कर लिया। और इधर जो रशियन मीडिया है उसके तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि नहीं, और ये रशियन नहीं है बल्कि द उल्फ करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इसको ब्रेक किया गया है कि $3 बिलियन के करीब आर्कटिक वेसल्स को रसिया ने कब्जा कर लिया है। इस बीच में मित्रों एक खबर आई, अभी मैं आ रहा हूं कि कौन मोदी की तरफ देख रहा है और क्यों देख रहा है। इस बीच में एक और खबर आई, इटली, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस ने आपत्ति दर्ज की, आपत्ति का पत्र लिखा। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन अपने सैनिकों के बड़े ऑफिसर से मुलाकात की, उनके साथ बात की। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, अपने सैनिकों को कह रहे हैं कि माइट इज राइट का खेल नहीं चलना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है, और अगर माइट इज राइट चलेगा तो हम लोग साइलेंट नहीं बैठेंगे। और फ्रांस को नए समीकरण, ग्लोबल समीकरण बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए, ये इमैनुअल मैक्रोन कह रहा है। जर्मनी भी उहापोह की स्थिति में है। ये कीर स्टारमर जो है ये लुंजपुंज है, ये असल में इसको कोई लाज नहीं है, इसी का क्लान है ना, यहीं से भाग करके चारों तरफ से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, स्पेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से जो भागे हुए भगोड़े थे, ये पहुंचे थे अमेरिका। और तब 400 साल पहले जाकर के अमेरिका का निर्माण हुआ, अमेरिका एग्जिस्टेंस में आया। तो कीर स्टारमर अगर चुप्पी साधे रहेगा तो उसको समझ लीजिए कि वो जानबूझ करके भी चुप्पी साधे हुए है, उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फ्रांस हो सकता है कि जो बोल रहा है वो 2 कदम आगे बढ़े, हालांकि धमकी दे चुका है। फ्रांस को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी धमकी दे दिया है कि शांति रखो, नहीं तो तुम्हारा 16 बिलियन का जो बाजार है उसको धप कर देंगे, और जर्मनी को भी 70 से 80 बिलियन का जो बाजार चल रहा है उसको भी धप कर देंगे। तो ये लगातार धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन अब जो असली खबर है मित्रों, असली खबर यह है कि अमेरिका में लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। जब से यह खबर पता चली कि अमेरिकी सरकार एक कानून ड्राफ्ट कर रही है और उस कानून का प्रतिफल यह होगा कि रसिया से जो कोई भी तेल खरीदेगा, जो कोई भी देश, उसके खिलाफ 500% का ये टैरिफ लगा देगा किसी भी प्रोडक्ट पे, और इस प्रकार से वहां की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। अब सवाल है, इससे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां घबरा गई हैं। बड़ी टेक कंपनियां, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, ये सारी जो कंपनियां हैं वो घबरा गई हैं। और खास तौर से फार्मास्यूटिकल कंपनियां घबरा गई हैं। और फार्मा प्रेमिसेस वहां पर जबरदस्त उसका अप्रोच है, वहां वॉर हुआ है। अभी फार्मा कंपनी ने रिपब्लिकन को लास्ट चुनाव में पैसे तो दिए, लेकिन चूंकि महामारी को लेकर के जो ट्रंप का, उस वक्त ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे थे, महामारी के मामले में जो फार्मा कंपनियों ने खेल किया वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। लेकिन फार्मा कंपनियों से ट्रंप दूर हो गए थे, तो ट्रंप को जो सपोर्ट किया फाइनेंशियली, उसमें 2-3 कंपनियां थी। उसमें मोस्टली आर्म्स कंपनियां थी, तेल कंपनियां थी और कुछ टेक जाइंट्स थी। उन्होंने ट्रंप को मदद किया। एलन मस्क भी थे उसमें मदद करने वालों में। एलन मस्क तो लगातार खुल करके मदद कर रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर जो है वो ट्रंप के साथ खड़ा हो गया था, और ट्रंप की जीत में एलन मस्क की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि एलन मस्क रीजनेबल, रैशनल नैरेटिव को पब्लिक डोमेन में ले जा रहे थे
और रैशनल नैरेटिव से लोगों को कन्विंस कर रहे थे। जैसे कोविड के ऊपर उन्होंने कहा कि कोविड जो है वो पूरा मैन मेड है। कांग्रेसनल हियरिंग वहां चल रही, आपको भारत में ये खबरें नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर जबरदस्त ये पूरा एक बच्चा बच्चा जानता है कि उसमें एंथनी फॉची की क्या भूमिका है, बिल गेट्स की क्या भूमिका है, और अन्य स्टेक होल्डर्स की, बाइडेन की क्या भूमिका है, बराक ओबामा की क्या भूमिका है, बिल क्लिंटन की क्या भूमिका है। तो ये पूरा चलता रहा वहां पे। तो एलन मस्क ने काफी मदद किया डोनाल्ड ट्रंप को, और इसके साथ साथ जो बड़ी ऑयल कंपनियां हैं, जिस कंपनी के लिए आज वेनेजुएला को ट्रंप ने कब्जा किया है, ट्रंप ने वेनेजुएला को कब्जा करने के पीछे का खेल यही है कि ये जो मादुरो है। एक और खबर आ रही है मित्रों, बड़ी बड़ी दिलचस्प खबर। खबर यह है कि मादुरो के खिलाफ बड़ा माहौल बन रहा था। तो क्या मादुरो ने ट्रंप के साथ कोई डील की है? क्यों? क्योंकि ट्रंप के जो बच्चे हैं, मादुरो के जो बेटे हैं, अभी वो वहां पर कॉल ले रहा है। और माचुदो, जो जिनको की कमांड मिलने वाला था, जो नोबेल लॉरेट थी, कहा जा रहा था कि माचुदो को मिल सकता है कमांड, वो माचुदो को कमांड नहीं मिला। और मादुरो के पुत्र वहां पर काम कर रहे हैं, मादुरो के समर्थक वहां पर सड़क पर उतर रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और मदुरो के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि हम तुमको उठा लेते हैं, तुमको हम यहां रखेंगे, कुछ करेंगे नहीं, और अंत में तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारा ये भी हो जाएगा कि अब ट्रंप ने हमको उठा लिया, तुम्हारी जो ये है। ऐसी भी एक थ्योरी आ रही है। हो सकता है कि ये थ्योरी पूरी तरह से गलत हो, कि मदुरो और ट्रंप के बीच में कोई डील हुई है कि तुम हमें उठा लो, हम तुमको पूरा जो तेल चाहिए वो ले लो, हमारे परिवार को सुरक्षित रखो। तो पति पत्नी सहित उठा लिया गया। सवाल है कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि वो मदुरो के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, लेकिन इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। बहुत ही साइलेंट कू हुआ गया। यहाँ अमेरिकी डेल्टा सैनिक पहुंचे और उन दोनों को उठाकर लेके चले आए। तो बड़ा ही स्मूथली ये ऑपरेशन हो गया। इससे लोगों के मन में शक हो रहा है कि क्या मदुरो और ट्रंप के बीच में कोई मिली भगत है। अब इस थ्योरी पर जो अपडेट आएगा तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कोई इस तरह की खबर है क्या, या ये महज कोरी कल्पना है, एक हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, जो सामने में दिख रहा है उसी पर चर्चा करनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, सबको अब धमकी दे रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, 500% का तो टैरिफ लगाने की बात कही रहा है। 66 ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ट्रंप खुद को बाहर लेके चले गए। 66 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से 31 बैक्ड बाय यूएनओ है, ये यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हैं, और बाकी जो है वो अलग अलग। जैसे भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको भारत लीड कर रहा था, जिसका अभी जो सेंटर है वो गुड़गांव में है, भारत के ही, मतलब दिल्ली के सटे गुड़गांव शहर में उसका सेंटर है। वो क्या है? इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए पूरी दुनिया को कैसे इकट्ठा किया जाए जो तेल का विकल्प बन सके, पेट्रोल डीजल का विकल्प बन सके। इसके लिए भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जा रही है। उसमें सोलर पावर है, फिर दूसरे पावर है, उसके हिसाब से वो सोच रहे हैं कि कैसे बदला जाए। और ये जो अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, उस पर काम चल रहा है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो रगड़ा हुआ, जो दुश्मनी हुई, उसका आधार यही है। एलन मस्क अपने ईवी को पूरी दुनिया में एक क्रांति के रूप में ले जाना चाहते हैं। ट्रंप और उसकी जो पीछे की ऑयल लॉबी है, वो कहता है कि साहब ये ईवी मोड में अगर हम चले जाएंगे तो हमारा तेल का क्या होगा। तो पहले हमारे पास जो तेल है उसका दोहन कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, और ईवी को हम आगे रखते हैं। और ईवी के बारे में हल्ला उड़ाया कि ईवी के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम आगे करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण के लिए जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करना पड़ेगा, उससे पॉल्यूशन बहुत होगा। मान लीजिए अगर हमने कोल का दोहन किया ज्यादा, तो कोल एनर्जी लाएंगे, कोल इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, तो उससे थर्मल पावर से होगा, तो उससे पॉल्यूशन होगा। ये कहानी बनाई गई।
इसलिए ईबी को लेकर के और पेट्रोलियम जो लॉबी थी उस दोनों के बीच में तकरार हुआ और असली वजह ईबी को थोड़ा स्लो करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे, जो कि पूरी तरह से एलन मस्क के पूरे एम्पायर को, बिजनेस का जो फ्यूचर है उसको ही ध्वस्त कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और यहीं से तकरार शुरू हुआ। दूसरा, भारत के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जिस तरह से ट्रंप आग उगलना शुरू कर दिए थे, एलन मस्क ने कहा कि भारत के लोगों ने अमेरिका को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। पूरा सिलिकॉन वैली अमेरिकन ब्रेन से अटा पड़ा है, इसलिए भारत के खिलाफ आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपको याद होगा, कहा कि 7 दिन के अंदर में जो बाहर गए हैं वो आ जाइए, नहीं तो $1 लाख चुकाना पड़ेगा एवरी इंडिविजुअल को। तो इस तरह के जो इरेटिक बिहेवियर था, इरेटिक डिसीजंस थे डोनाल्ड ट्रंप के, उसको लेकर के एलन मस्क काफी नाराज चल रहे थे और वो लगातार ये कह रहे थे कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, जिसको मैंने आपको बताया कि अब वहां के साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट कह रहे हैं, प्रोफेसर कह रहे हैं और बड़े रेडियो पर आकर के, टाइम रेडियो पे आके कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, डिमेंशिया के भी शिकार हैं और वो एक फूल्स पैराडाइज में जीना शुरू कर दिए हैं और डिमोगॉग की तरह वो अब चल रहे हैं। गॉड्स लाइक जो उनकी पर्सनालिटी हो गई कि मेरे सामने कोई नहीं है, वरना 66 ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कहा, कि इसका कोई मतलब नहीं है। 31 ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर निकल गया। मतलब यह हुआ कि यूएन को उन्होंने उठा करके समंदर में फेंक दिया, बोला तुम्हारी कोई औकात नहीं है। औकात है भी नहीं, सबसे ज्यादा यूएन को फाइनेंस करने वाला अमेरिका है, तो कहा तुम्हारी क्या औकात है। अब आप सोचिए कि वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका रह गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्या भूमिका रह गई, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचएस पहले ही बाहर आ गए हैं, और जो छोटे छोटे और ऑर्गेनाइजेशन थे बैक्ड बाय यूएन, उससे कल ट्रंप खुद को ले मैंने यूनिलैटरली निर्णय ले लिया। अब इस सारे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती, उसका असर होगा मुझे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो मागा का उनका फॉलोअर है, एक तरफ वो भी नाच रहे हैं और दूसरी तरफ जो ट्रंप का इस एरेटिक बिहेवियर का विरोध कर रहे हैं, अब वो कहने लगे हैं कि पूरी दुनिया में अगर ट्रंप को कोई रोक सकता है तो नरेंद्र मोदी रोक सकता है। क्यों रोक सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बाजार है, नरेंद्र मोदी के पास पॉपुलेशन का बोनांजा है, और नरेंद्र मोदी अगर यूरोपियन यूनियन के लोगों के देशों के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, पोलैंड तो बेचारा उसकी कोई औकात नहीं, इटली की भी औकात नहीं है, लेकिन कम से कम फ्रांस और जर्मनी एक साइजेबल अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में रखते हैं। तो अगर जर्मनी, फ्रांस, भारत, चीन और रसिया को तो वो दुश्मन बनाए हुए है, लेकिन दिक्कत यह है कि चाइना के साथ वो अंदर खाने कोई डील कर रहा है अमेरिका, तो चाइना उस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, चाइना को सिर्फ भूत बना करके कि चाइना आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, उसकी वजह से अपनी लेजिटिमेसी को डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम चाइना से दुश्मनी लेंगे, जबकि चाइना की स्थिति है कि मोर देन 30% इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में चाइना का। अब आप देखिए बाहर क्या बताया जाता है, अंदर क्या चल रहा है। चाइना का बिजनेस डील है अमेरिका के साथ, 30% से अधिक इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, लेकिन सामने कहने के लिए कह रहा है कि नहीं नहीं, चाइना पीएलए आ जाएगी, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा, और रशियन आर्मी आ जाएगी, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा, और इसी कब्जे के चक्कर में वो उनके वाइल्ड टैंकर को भी सीज कर रहा है, रशिया भी उनके आर्कटिक वेसल को सीज कर रहा है। अब ये बाहर दिखाने के लिए ये डर पैदा कर रहा है। अब भारत के तरफ अमेरिकन स्कॉलर, अमेरिकन प्रोफेसर, लॉयर्स सारे भारत की तरफ देख रहे हैं कि एक देश है जो इसकी बढ़ती पागलपन को रोक सकता है, और वो है भारत। अब भारत के लीडरशिप के तरफ अमेरिकन देखना शुरू कर दिए, अमेरिकी नागरिक देख रहे हैं। अमेरिकी नागरिक कह रहे हैं कि आप एक मेजर अलायंस बना लीजिए फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो आपके साथ है ही है, साउथ अफ्रीका आपके साथ है, ब्राजील आपके साथ है,
तो इन सबको लेकर के एक ग्रेटर अलायंस खड़ा कर दीजिए, और जैसे अमेरिका पूरी दुनिया को अलग थलग कर रहा है, तो अमेरिका को अलग थलग करने की दिशा में आप सोचना शुरू कर दीजिए। इनका होश पाख्ता हो जाएगा। क्या भारत का जो इंटेलिजेंस है इस दिशा में कोई काम करेगा? क्या भारत का जो अपना डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा इन यूएस, वो कोई इस दिशा में काम कर रहा है? क्या वो कोई इस तरह की ट्यूनिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जहां ट्रंप के ही खिलाफ लोग सड़क पर उतर जाएं, या ट्रंप को कन्विंस करें कि भाई भारत को नहीं छेड़ो? क्योंकि वो भारत के खिलाफ सैंक्शन की तो बात कह रहा है, लेकिन अभी ट्रंप ने डायरेक्ट नाम एक बार लेने के बाद नहीं लिया। अभी जो ये ड्राफ्ट हो रहा है बिल कि 500% तक वो टैरिफ बढ़ा देगा, उसमें डायरेक्ट हालांकि निशाने पर भारत है, लेकिन नाम नहीं लिया है। निशाने पर पूरी तरह से भारत है, लेकिन यह भी मालूम हो गया है कि रशिया से भारत तेल खरीद नहीं रहा है। लेकिन यह लंबे समय तक चलेगा नहीं। अगर रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा तो कहां से खरीदेगा? ईरान की स्थिति यह है कि आज रात होगी कि कल रात होगी कि परसों रात होगी, वहां तख्ता पलट की स्थिति बनी हुई है। लगभग सैकड़ों ईरान के शहर जो हैं वो आग में जूझ रहे हैं। आगजनी वहां पर हो रही है। आग की लपटें सड़कों पर दिखाई पड़ रही हैं। 50 के करीब लोगों की मौत हो गई है। 1000 के करीब लोग घायल हैं। इंटरनेट शटडाउन है ईरान में, और ईरान पर नजर इजराइल की है और अमेरिका की है। अमेरिका धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहा है कि अगर कट्टरपंथियों ने हमला करना नहीं छोड़ा, जो आंदोलनकारी हैं उनके खिलाफ हिंसक आंदोलन, अगर उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया, तो हम खमेनेई को छोड़ेंगे नहीं। धमकी दे रहा है। खमेनेई कहां है ये पता नहीं है। क्या खमेनेई ईरान छोड़कर भाग गए हैं? जो सीरिया में हुआ, क्या ऐसी स्थिति ईरान में हो गई है? तो परिस्थिति बिल्कुल वोलाटाइल हो गया है, बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। ऐसे में अमेरिकन ने गुहार लगा दी नरेंद्र मोदी से कि मोदी साहब आप ही हैं जो इसको बचा सकते हैं। और मैंने कल भी आपको कहा था कि ये परसों 2 दिन पहले मैंने कहा था कि यही अलेक्जेंद्र को भारत का पौरस और भारत का चंद्रगुप्त ही रोकेगा। भारत ही रोकेगा। ये सामर्थ्य अगर किसी में है पूरी दुनिया में तो भारत में है। और भारत का जो, अब आप देखिए कि मैक्सिको के ऊपर हमला की बात कह रहा है। मैक्सिको बहुत कमजोर देश नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरह शक्तिशाली नहीं है। 2-2.5 लाख उनके पास भी सैनिक है। आर्मी की मैं बात कर रहा हूं, जो पैदल सेनाएं हैं, थल सेना उनके पास 2-2.5 लाख है। क्यूबा के पास भी है, कोलंबिया के पास भी है। तो सब अगर मिल जाएंगे तो उनको परेशान तो कर देंगे। लेकिन अमेरिका बहुत मजबूत है, उनको वो फिर नानी याद दिला सकते हैं। हां, अगर फ्रांस, जर्मनी, भारत और रूस और चीन एक साथ खड़े हो गए तो फिर साउथ अफ्रीका, छोटे छोटे ब्राजील, ये सब भी खड़े हो जाएंगे। तो ये गुहार अमेरिकन लगा रहे हैं। अमेरिका के प्रोफेसर, अमेरिका के स्टूडेंट, अमेरिका के लॉयर्स, डॉक्टर्स लगा रहे हैं भारत से। और हम आपको बताएं कि आज से 4 साल पहले जब अमेरिकी डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आने वाला समय भारत के मेडिकल केयर का है, क्योंकि अभी तक जो सो कॉल्ड एलोपैथिक इनोवेशंस हैं वो पूरी तरह से नॉन इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। उनसे बीमारी घटी नहीं, बीमारी बढ़ी है। इसीलिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो भारत में हो सकता है, नेचुरोपैथ का या आयुर्वेद का, वो पूरी दुनिया को भारत लीड कर सकता है। ये कौन, वहां का कोई नेचुरोपैथी डॉक्टर नहीं बोल रहा, वहां का बड़ा बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे थे, मेरे शो में आकर के बोल चुके हैं, बड़े डॉक्टर्स। तो अब आप सोचिए हेल्थ केयर के मामले में भारत लीड कर सकता है। तो इसीलिए वहां के डॉक्टर, लॉयर, स्टूडेंट, प्रोफेसर सब कह रहे हैं कि मोदी को खड़ा होना चाहिए। मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि इस पगले के खिलाफ खड़े होइए। ये इसको पागलपन का दौरा चढ़ गया है और इसके जो लोग हैं, मतलब जो डीप स्टेट है, वो इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। और डीप स्टेट के बारे में कहा कि ओबामा तो थोड़ा बहुत संभल के भी चलते थे, लेकिन वो ओबामा भी अपने अपने एडवर्सरी के खिलाफ जो सॉफ्ट स्पोकन थे, उन्होंने वो एक्शन लिया। जैसे एबटाबाद में उन्होंने किया ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, लीबिया को उन्होंने तबाह किया, सीरिया को तबाह किया। तो
सवाल है कि डीप स्टेट के इशारे पर तो नाच रहा है ट्रंप अभी, और उसमें भी जो उनकी ऑयल कंपनी है, जो हथियार कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां हैं, उनके इशारे पर नाच रही है। फार्मा प्रेमिसेस अभी थोड़ा सा दूर है। ऐसी परिस्थिति में क्या फ्रांस जर्मनी के साथ नया कोलैबोरेशन दिख रहा है? क्या यूरोपियन यूनियन को भारत का साथ मिल सकता है? क्या भारत रसिया और चीन को इकट्ठा करके, जो अभी कुछ दिन पहले संघाई में यात्रा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या नया समीकरण ऐसा बनेगा जिसमें रसिया, चाइना, भारत, फ्रांस, जर्मनी और पीछे से इंग्लैंड भी रहेगा और इटली भी वगैरह भी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी रहेगा और साउथ अफ्रीका और ब्राजील वगैरह भी रहेगा? ऐसा हो सकता है। ऐसा होने के लिए अमेरिकन गुहार लगा रहे हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगा, ये वरना ये पागलपन करता ही रहेगा। ये बहुत अच्छी खबर है और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी ही अब गांडीव उठाएंगे, प्रत्यंचा भी तानेंगे, खींचेंगे और जरूरत पड़ा तो भीम का गदा भी लेंगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एकदम दुर्योधन की भूमिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। तो भीम का गदा अगर मोदी को लेना पड़े तो मोदी लेंगे। हालांकि भारत की 150 करोड़ की जनता मोदी के साथ है। कुछ इनको थोड़ा इनका मीम भी बन रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं ऐसा। तो खैर, उनको ये स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, वो करें, कोई बात नहीं है। लेकिन अमेरिकी अगर गुहार लगाने के लिए भारतीय से आ जाए तो समझिए भारत का पुरुषार्थ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।